हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा हम स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो पिछली बार की तरह आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर करते हैं या तो टोटल मेथड से या फिर दूसरा मेथड कौन होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप जानते हो कि दूसरा बैलेंस मेथड होता है। सही समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द मेकर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बिल को मेकर होता है, बनाने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उसको ड्रार कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रखा हुआ है, लेकिन हाँ हो सकता है सिलेबस के उधर इधर से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिसरी नोट होता है। चलिए नेक्स्ट, according to blank concept of accounting, the life of the business is divided into appropriate the segments for stating the results shown by the business after each। कहता है बिजनेस का एक कंसेप्ट है, ठीक। तो यहाँ पे डिवाइड किया जाता है बिजनेस को अप्रोप्राइट सेगमेंट्स में। ठीक है, अब इस लाइन पे फोकस करो तो आपको आंसर सीधा दिख जाएगा, ऑप्शन सी को आप टिक करोगे। तो ये कंसेप्ट कौन सा है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, राइट। चलिए जी नेक्स्ट, on account of blank convention the inventory is valued at cost or market price whichever is less। कहता है एक कन्वेंशन है हमारा, तो वहां पे हम इन्वेंटरी मतलब जो आपके पास स्टॉक वगैरह रहा हो, ठीक है, तो उसको हम वैल्यूड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे या फिर मार्केट प्राइस पे, जो इन दोनों में लेस होगा। कॉस्ट प्राइस अगर कम होगा तो उस पे करेंगे वैल्यूएशन उसकी, और मार्केट प्राइस अगर उस वक्त लेस होगा कॉस्ट प्राइस से तो उस पे वैल्यूएशन करेंगे। तो इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे? हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। ठीक, अब कंजर्वेटिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कहता है कि अगर नेट सेल्स हमारे पास 35,000 है, ओके, और नेट परचेजेस थे कितने? 25,000, और क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने बताना है। फार्मूला आती है तो करो, नहीं आती है तो लॉजिक से करो। ठीक, तो क्या कह रहा है कि नेट परचेज इसने परचेज किए थे। नेट परचेज मतलब ओपनिंग मतलब स्टॉक और प्लस न्यू स्टॉक, जो ये न्यू मतलब परचेज करता है। ठीक है, नेट परचेज उसको हम कहते हैं, उसको एडजस्ट करके। ठीक, तो ये 25,000 का माल था इसको, और इसने सेल किया इसी 25,000 से। इसने एक तो सेल किया 35,000 रुपए का, ठीक है, और इसने बचाए भी माल कितने हजार? 5,000 रुपए का। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 35 प्लस 5 कितना हो गया? 40,000। ठीक, तो कुल मिलाकर अब आपको दिख रहा होगा कि इसको माल था कितना? 25,000 का, और ये वसूली कितने करता है? इसने बनाया इसको 40,000 का। ठीक, तो यहां पे अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा होगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज ₹15,000। ओके, समझ में आ रहा है ना? मगज में आ रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a businessman can find out what his business owns and what it owes from business। तो ये इसको कहां से पता चलता है? एक बिजनेसमैन को कहां से पता चलता है कि उसका बिजनेस क्या ओन करता है, और वो खुद बिजनेस से या वो खुद क्या ओन करता है, यानी कि इक्विटी का पता एक बिजनेसमैन को कहां से पता चल जाता है? तो उसके बैलेंस शीट से। बिजनेस का बैलेंस शीट जो होता है, पोजीशन स्टेटमेंट जो होता है, जहां पे हम लाइबिलिटीज एंड एसेट्स दिखाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से एक बिजनेसमैन को ये चीजें पता चलती है। चलिए नेक्स्ट, द ब्लैंक concept of accounting presumes that an enterprise will continue in operation long enough to charge against income। अगर आप इतनी लाइन पढ़ोगी तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लिव्स to amortize over appropriate period other costs which have been deferred under the actual or matching concept to pay liabilities when they become due and to meet the contractual commitments। बस ये आगे एक स्टेटमेंट ही लिखा है, और उसका मतलब ऐसे कुछ निकलता नहीं है, लेकिन अगर आप पहले स्टेटमेंट पे फोकस करोगे या इस लाइन तक, ठीक है, तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। कि कहता है कि एक कंसेप्ट जो हमें होता है वो प्रिज्यूम करता है कि एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन लॉन्ग एनफ। ठीक है, यानी कि इसको बंद करने का ऐसा कोई आइडिया नहीं होगा, तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट,
द ब्लैंक ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अ लिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स फॉर पास्ट, करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स एज वेल एज कैपिटल रिसीट्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? कहता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है ये हमें एक लिस्ट देता है, इसका रेवेन्यू रिसीट्स का, एक तो पास्ट का, करंट का और फ्यूचर पीरियड्स का। ठीक, तो इसको हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करा सकते हैं या कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है? प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए जी बनाओ। तो गाइस ऑप्शन से अब आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट तो कोई एज सच होता नहीं है, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये हम कैश बुक में देखते हैं तो हट गया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ये आप कहां पे देखते हो? पार्टनरशिप। तो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए जी, इफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस टैली इट इज एन इंडिकेशन दैट, अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, इसके दो साइड्स टैली कर रहे हैं यानी कि बराबर आ रहा है हिसाब दोनों साइडों से, तो ये इंडिकेट हमें करता है, क्या इंडिकेशन देता है? यह हमें बताता है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट। ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाए हुए हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। ओके चलिए नेक्स्ट। सेल्फ बैलेंसिंग एंट्रीज विल ओनली बी मेड फॉर दोज ट्रांजेक्शंस विच इफेक्ट टू लेजर्स। सीधा मैंने आंसर ही बता दिया, तो आई होप कि आपने भी ये ठीक किया होगा। ओके चलिए जी, कहता है कोहलर डिफाइंस सिंगल एंट्री सिस्टम एज a system of bookkeeping in which as a rule only records of blank and of personal accounts are maintained। ये कॉलर की डेफिनेशन है, आपने पढ़ी होगी सिंगल एंट्री सिस्टम में और बुक कीपिंग में। तो ये क्या बताता है कि ये एक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता है जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड करते हैं और पर्सनल अकाउंट उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, एक तो हम ब्लैंक यहाँ पे मेंटेन करते हैं, दूसरा पर्सनल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कैश। एक तो हम कैश का रिकॉर्ड रखते हैं और दूसरा हम पर्सनल अकाउंट्स को ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, हालांकि कैश क्या है? खुद एक रियल अकाउंट। ओके चलिए नेक्स्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर डन इन क्रोनोलॉजिकल मैनर इन, कहता है जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो हम कहां पे करते हैं? तो सीधी सी बात है, जर्नल में करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन number next we have debit all expenses and losses, credit all incomes and gains या gains and income is the principle to record journal entry for dash dash accounts। तो ये एक गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जब हम ये रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में, तो ये कौन सा रूल है, ये किस अकाउंट के लिए लगता है? ठीक है, ये कौन से अकाउंट के लिए लगता है? तो आपने पढ़ा होगा कि नॉमिनल अकाउंट के लिए ये गोल्डन रूल यूज होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। वैसे हमें पता है कि रियल अकाउंट एसेट्स के साथ डील करता है, पर्सनल अकाउंट पर्सनस के साथ डील करता है, और आर्टिफिशियल भी इसी में आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके चलिए नेक्स्ट। अ ट्रेडमार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रेडमार्क हमारा क्या होता है? क्या वो करंट एसेट होता है? आप बोलोगे सर नहीं, करंट एसेट स्टॉक वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह होता है। क्या इंटेंजिबल एसेट हो सकता है? हाँ, आप बोलोगे होल्ड पे रखो। क्या ये फिक्स्ड एसेट होता है लैंड की तरह, बिल्डिंग की तरह? नहीं। क्या लिक्विड एसेट होता है? ना। ठीक है, हालांकि लिक्विड एसेट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। ठीक, इंटेंजिबल एसेट ये होता है। ठीक, कौन सा? ट्रेडमार्क। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When a number of transactions on the same date or relating to one particular account nature are recorded by means of single journal entry, such an entry is called as। कहता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस जब हम करेंगे, ठीक, सिंगल जर्नल एंट्री में, और उनका नेचर सेम होगा, ठीक, तो उन एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? ओके गाइस, तो उनको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कहते हैं। ठीक, वैसे कॉन्ट्रा एंट्री होगा नहीं, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री होगा नहीं, तो इजीली आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बना सकते हो। ये खासियत है इस एग्जाम की कि आपके पास ऑप्शंस गिवन होते हैं। ठीक, अगर आपने ऊपर से भी क्वेश्चन पढ़ा है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, लॉजिक का यूज करते हो, तब आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द अकाउंट ऑफ मिस्टर जे वाज डेबिटेड बाय ₹495 इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड बाय ₹459, द रेक्टिफिकेशन विल बी डन बाय। देखो यहां पे वायलेशन होती है, ठीक, इसको क्या करना था? डेबिट करना था, इसने डेबिट किया है ₹495 से, हालांकि इसको क्या करना था? क्रेडिट करना था ₹459।
ठीक, अब जब ये रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी करेगा, ठीक है, यानी कि इस गलती को सुधारेगा, तो ये क्या करेगा, देखो इसको क्रेडिट करना था ना, क्रेडिट करना था, ठीक है, एक बात तो कन्फर्म है, इसको क्रेडिट ही करना है, ठीक, क्रेडिट ही करना है, तो ये क्रेडिट करेगा, क्या क्या क्रेडिट करेगा, देखो अगर ये सीधा करता तो इसको क्रेडिट करना था 459, ठीक है, लेकिन इसने डेबिट भी किया है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट आया है, ठीक है, तो अब इसको क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि डेबिट एंड क्रेडिट साइड बराबर आ जाए, तो ये क्या है 495, ओके, तो ऑप्शन कौन सा, ये वाला ऑप्शन हट गया, देखते ही, अब इसको ऐड करो सिंपली, 9 5 हो गए 14, ठीक है, एक इतना हो गए 14, इतना हो गए 15, एक तो हो गया 954, लेकिन क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ओके, बात आई समझ, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट ये वाला बनाओ, डैश डैश इज ए हिस्टोरिकल इन नेचर एंड रिफ्लेक्ट्स द पास्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है और ये हमें पास्ट पोजीशन दिखाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऐसी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही पढ़ते हैं, ओके, चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म a dash dash a blank is prepared to show the distribution of profits among different partners, ठीक, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स या लॉसेस वो आप कहां पे दिखाते हो, उसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट बनाते हो जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज टू, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, मकसद सिर्फ सिंपल सा होता है कि हम आइडेंटिफाई करें जो डिफरेंस हमें आता है बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक के बैंक कॉलम में और जो बैंक स्टेटमेंट होता है वहां पे जो हमें डिफरेंसेस आता है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक इज रुपीज 5800 ओके, checks amounting rupees 2000 are issued but not get presented, checks of rupees 1500 sent for collection but not get collected, and amount of rupees 200 is wrongly debited by the bank, what is the balance as per passbook क्या होगा, देखो बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर 5800, ठीक है 5800, अब इसने चेक इशू किया 2000 रुपए की चेक इसने इशू किया, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुई, तो इसने कैश बुक में क्या डिडक्ट किए होंगे 2000, लेकिन बैंक में डिडक्ट नहीं हुए, बैंक में सब्ट्रैक्ट नहीं हुए 2000, ठीक है, तो इसको बैंक के हिसाब से सोचना है, तो ये 2000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे ऐड इस कैश बुक की बैलेंस से, ठीक, देन उसके बाद चेक्स ऑफ रुपीज 1500 सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट गेट कलेक्टेड, ठीक है, 1500 रुपए इसने कलेक्शन के लिए भेजा लेकिन ये कलेक्ट नहीं हुए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम बोलोगे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिंपली हमें बैंक की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है, ओके, देन उसके बाद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 200 इज रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, ठीक, व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर पासबुक, और 200 रुपए बैंक ने रॉन्गली काट लिया, हालांकि बाद में वो फिर से क्या होंगे क्रेडिट होंगे इस अकाउंट में, लेकिन फिलहाल के लिए कट चुके हैं ना, तो फिलहाल के लिए अगर ये कट चुके हैं तो हमें कैश बुक से भी इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ओके, तो बस अब हमें मिलेगा यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक, ओके, अब देखो ये -1700 होता है और 2000 में से 1700 गए तो बचे 300, वो 300 इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया 6100 रुपीज, ठीक है, सो बैलेंस एज पर पासबुक इज रुपीज 6100, ओके, बात आई समझ, आप लोग हाँ, चलिए नेक्स्ट, which one of the following entry will be passed for credit sales under self balancing ledger system, तो कौन सी एंट्री हम पास करते हैं क्रेडिट सेल्स में जब हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम पे काम करते हैं या अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में, ठीक, कौन सी एंट्री हम पास करेंगे फॉर क्रेडिट सेल्स, ठीक है, देखो भाई मेरे डेबिट हो जाएगा लेजर्स एडजस्टमेंट अकाउंट, वो तो हमें कंफर्म पता है, ठीक, तो वैसे यहाँ पे कोई तीनों के तीनों ऑप्शन हट रहे हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट उसको हम क्रेडिट करेंगे, बात आई समझ, आप बोलोगे हाँ, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, आप बना लोगे, चलिए
According to Section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881, a blank is defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument. तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर जो होता है कि इसको मेकर क्या करता है, साइन करता है और बोलता है कि इसमें इतना इतना लिखा है, तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत है। तो इसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। याद रखना रटा मार के, बाकी हमारे सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। चलिए ये वाला सवाल बना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट जो होता है इसका पर्पस क्या होता है? तो बजटिंग में आपने पढ़ा होगा, क्या ये कंट्रोल करता है फिक्स्ड कॉस्ट को? आप बोलोगे नहीं। क्या ये टू सेट सेल्स प्राइस? ना, ओके वो तो हम सेल्स बजट से करते हैं। टू एलोकेट वेरिएबल कॉस्ट? आप बोलोगे सर नहीं। तो एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ये कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड परफॉर्मेंस के साथ, तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, यही इसका मेन पर्पस होता है। बात आई समझ? चलिए नेक्स्ट ये वाला बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है वो आपको पता है, लेकिन इनमें से वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे क्या है? ठीक, तो सीधा टिक करोगे, डायरेक्ट लेबर जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ, प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, अगर हमें ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो ज्यादा लेबर लगेगी, कम प्रोडक्शन करनी है तो कम लेबर हमारे पास लगेंगे। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्यों चेंज नहीं होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो आपने ये कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट हम उस सिचुएशन को, उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, या हम कहेंगे द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है तो उसी को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि जितना आपको कॉस्ट हुआ, सपोज 100 रुपीज आपका कॉस्ट आया और रेवेन्यू भी आपका 100 ही आता है। ठीक, तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन बनती है, तो इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम एज इनकम इंक्रीजेस। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि इनकम टैक्स में आपने देखा होगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी बढ़ता है, टैक्स रेट भी बढ़ता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हम कहते हैं, वाइल जो जीएसटी होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उनको कौन सा टैक्स सिस्टम हम कहते हैं वो भी आप मुझे बता देना। ओके, चलिए, Which financial institution in India focuses on providing long-term finance for industrial projects? Indian Financial Management System, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ऑप्शंस में वो कौन सा है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? क्या वो एसबीआई है? ना। क्या वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है? आप बोलोगे सर हाँ। क्या वो नेशनल बैंक फॉर, ये तो नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के लिए काम करता है, और ये एग्जिम बैंक है, कोई कमर्शियल बैंक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, और नाम से भी हमें पता चलता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमें प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट ये वाला बना, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ओवरसी करता है इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में? ठीक, सो ऑप्शन आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना, हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको ओवरसी का। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी ना, देखा, हट गए दो ऑप्शन। क्या मिनिस्ट्री ऑफ